नमस्कार दोस्तों, साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, आज के सत्र में हम औचित्य सिद्धांत पर बात करने वाले हैं। औचित्य सिद्धांत वो सिद्धांत है भारतीय काव्य शास्त्र का, जिसमें इस बात पर बल दिया गया है कि काव्य के जितने भी तत्व हैं, उन सभी तत्वों का जब तक उचित, उपयुक्त, प्रसंगानुकूल प्रयोग न हो, तब तक काव्य अपने संपूर्ण सौंदर्य को अभिव्यक्त नहीं कर पाता। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सत्र। सबसे पहले जो जानना जरूरी है हमारे लिए वो है कि आखिर औचित्य शब्द का अर्थ क्या है। आप सभी जानते हैं औचित्य शब्द का को अगर हम उसका संधि विच्छेद करें तो उचित और क्षय संस्कृत का एक प्रत्यय है जिसमें से यह शेष रहता है। इस प्रत्यय को लगने के बाद, क्योंकि जब भी किसी शब्द के अंत में प्रत्यय जुड़ता है तो उसका जो प्रथम स्वर है उसका वृद्धिकरण हो जाता है, या तो वृद्धिकरण होता है या गुणादेश होता है। तो यहाँ पर उचित के स्थान पर ऊ के स्थान पर हो गया औ, और इस प्रकार शब्द बन गया औचित्य। और औचित्य का साधारण अर्थ जो आप सभी जानते हैं, उचित होना या उपयुक्त होना है। और साहित्य शास्त्र में इसी के माध्यम से हम इस औचित्य सिद्धांत को समझने का प्रयत्न करेंगे। सबसे जरूरी है हमें अपने मस्तिष्क में यह ध्यान रखना है कि उचित और उपयुक्त होना औचित्य का अर्थ है। अब जब हम साहित्य शास्त्र में या काव्य शास्त्र में इस सिद्धांत को पढ़ेंगे तो हमारी दृष्टि इस बात पर केंद्रित रहनी चाहिए कि आखिर काव्य में औचित्य का अर्थ क्या है। तो औचित्य का यदि काव्य शास्त्रीय अर्थ देखें तो काव्य में प्रत्येक काव्य तत्व का उचित रूप में प्रयोग। अब उचित रूप में प्रयोग का अर्थ क्या है? उचित रूप में प्रयोग का अर्थ है कि जो कथा वस्तु है वो प्रासंगिक होनी चाहिए, ये कथानक का औचित्य है। उसमें जो नायक नायिका है वो कथानक के अनुरूप होने चाहिए, ये उसका औचित्य है। नायक नायिका का जो चरित्र है वो काव्य के उद्देश्य के अनुरूप होना चाहिए, क्योंकि काव्य का उद्देश्य जब तक प्राप्त नहीं होगा तब तक काव्य की सफलता संदिग्ध रहेगी। तो ये काव्य का के उद्देश्य का या नायक नायिका के चरित्र का औचित्य है। तो इस तरह से गुण, दोष, अलंकार, इन सभी का संदर्भ में, विशेष संदर्भ में जैसा होना चाहिए वैसे रूप में उसका उपयोग करना ही औचित्य है। औचित्य सिद्धांत के विषय में कुछ एक महत्वपूर्ण तथ्य हमें जानने चाहिए। सबसे पहली बात कि औचित्य सिद्धांत का प्रवर्तन आचार्य क्षेमेंद्र ने किया, यानी औचित्य सिद्धांत के प्रतिष्ठापक या प्रवर्तक आचार्य क्षेमेंद्र माने जाते हैं। आचार्य क्षेमेंद्र का समय माना गया है 11वीं शताब्दी। आचार्य क्षेमेंद्र ने जो ग्रंथ लिखा जिसमें इस औचित्य सिद्धांत की चर्चा की, उसका नाम है औचित्य विचार चर्चा, और इसी ग्रंथ में उन्होंने औचित्य सिद्धांत का पूर्ण विश्लेषण प्रस्तुत किया। विद्वानों की मान्यता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, इसे हमें ध्यान में रखना है कि विद्वानों की मान्यता है कि आचार्य क्षेमेंद्र औचित्य सिद्धांत के प्रवर्तक नहीं है, बल्कि क्या है? व्यवस्थापक हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कि औचित्य सिद्धांत आचार्य भरत मुनि से ही अलग अलग संदर्भों में उसकी चर्चा की जाती रही। आचार्य भरत ने भी उसकी चर्चा की, भामह ने भी उसकी चर्चा की, दंडी ने भी उसकी चर्चा की, जिनके विषय में हम आगे पढ़ेंगे। तो वो जो पूर्ववर्ती आचार्यों के द्वारा औचित्य जिस प्रसंग में, जिस संदर्भ में, जिस रूप में विश्लेषित और व्याख्यायित किया गया, उसे आचार्य क्षेमेंद्र ने एक व्यवस्थित रूप प्रदान किया। और जब हम कहते हैं कि आचार्य क्षेमेंद्र प्रवर्तक हैं, उसका अर्थ होता है कि इस नवीन उद्भावना का श्रेय किसको जाता है? आचार्य क्षेमेंद्र को। यानी विद्वान ये मानते हैं कि आचार्य क्षेमेंद्र ने औचित्य सिद्धांत जो जिसका विश्लेषण किया, वो कोई नवीन उद्भावना नहीं थी, बल्कि काव्य शास्त्र के ग्रंथों में उनसे पहले भी विविध आचार्य इसकी व्याख्या, इसका सांकेतिक अर्थ में, रूप में विश्लेषण कर चुके थे। क्योंकि इनसे पूर्व भरत, भामह, दंडी, रुद्रट, आनंदवर्धन आदि आचार्यों ने अपने अपने ग्रंथों में प्रसंगवश औचित्य की चर्चा की थी।
इसलिए विद्वानों की मान्यता है कि आचार्य क्षेमेंद्र ने औचित्य सिद्धांत को व्यवस्थित रूप प्रदान किया, उसका प्रवर्तन नहीं किया। भरत ने, अब हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि किस आचार्य ने, कौन से आचार्य क्षेमेंद्र से पूर्व के पूर्ववर्ती जितने भी आचार्य हुए जिन्होंने औचित्य की चर्चा की, उन्होंने किस संदर्भ में औचित्य की चर्चा की। तो सबसे पहले भरत मुनि से शुरू करते हैं। भरत मुनि ने, क्योंकि उन्होंने नाट्य शास्त्र लिखा, तो नाटक में जब रंगमंच के महत्व पर उन्होंने प्रकाश डाला, तो उस रंगमंचीय प्रसंग में पात्र, प्रकृति, वेशभूषा और भाषा आदि के औचित्य का विस्तृत प्रतिपादन किया। यानी क्या कहा उन्होंने कि पात्र कथ्य के अनुकूल होने चाहिए, जो कथ्य, जिस कथा को, जिस उद्देश्य को लेकर के काव्य का सृजन किया जा रहा है, उसके अनुकूल पात्रों का चयन होना चाहिए। ये पात्रों का औचित्य है। उनकी प्रकृति यानी उनका स्वभाव, उनका चरित्र, जो कथानक है, कथावस्तु है, उसके अनुरूप होना चाहिए। ये उनके चरित्र का औचित्य है। वेशभूषा कैसी होनी चाहिए, जैसा पात्र है, जैसा कथानक है, उसके अनुरूप उसकी वेशभूषा होनी चाहिए। यानी यदि राज परिवार का है तो राज परिवार के अनुरूप वेशभूषा होनी चाहिए, यदि किसी निम्न वर्ग का है या कोई व्यवसायी है तो उसके अनुरूप, यदि कोई नर्तक है तो उसके अनुरूप वेशभूषा होनी चाहिए। ये वेशभूषा का औचित्य है। और उसके द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली जो भाषा है वो उसके कुल के अनुरूप होनी चाहिए। दोस्तों, यहाँ प्रसंगवश एक बात पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी, वो ये कि संस्कृत नाटक साहित्य में ये बात खास तौर पर ध्यान में रखी गई कि केवल ब्राह्मण वर्ग के व्यक्ति और राज परिवार के व्यक्ति, ये दो व्यक्ति ही शुद्ध संस्कृत भाषा बोलते थे। बाकी सभी, चाहे वो स्त्री पात्र हो, चाहे वो राज परिवार की ही क्यों ना हो, जो दास दासियां हैं और बाकी जो सेवक गण हैं, सारे के सारे पात्र केवल और केवल किसका, प्राकृत का प्रयोग करेंगे। आप किसी भी संस्कृत के नाटक को, चाहे कालिदास हो, चाहे भारवी हो, किसी के भी नाटक को उठा कर देखिए, जहां राज परिवार का या ब्राह्मण वर्ग का व्यक्ति संवाद करेगा वो संस्कृत में होंगे, और जहां कोई स्त्री या अन्य दास वर्ग का या कोई भी समाज का वर्ग संवाद करेगा तो वो प्राकृत भाषा में होंगे। तो यहां पर जब भाषा के औचित्य की बात की जाती है तो इसी संदर्भ की बात, इसी नाटक के सिद्धांत की बात की जाती है कि जिस वर्ग का पात्र है उसी वर्ग के अनुरूप भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए। अब ये तो हुआ भरत के नाट्य शास्त्र में जब औचित्य का उल्लेख किया उसकी बात। अब आती है भामह की बात। भामह ने एक कथन कहा, उन्होंने स्पष्ट रूप से औचित्य की चर्चा नहीं की, लेकिन जो एक कथन उन्होंने लिखा अपने ग्रंथ में, उसके द्वारा ये व्यंजित है, ये संकेतित है कि वे इस कथन के माध्यम से काव्य में औचित्य के महत्व की ओर संकेत कर रहे हैं। अब क्या है वो कथन? वो है, कोई असाधु वस्तु, असाधु यानी असुंदर, जो विशेष सुंदर नहीं है, कोई असाधु वस्तु भी आश्रय के सौंदर्य से अत्यंत सुंदर बन जाती है। यानी कोई बुरी वस्तु भी हो, लेकिन यदि उसे कोई श्रेष्ठ व्यक्ति धारण कर ले उचित तरीके से, तो उस कम सुंदर वस्तु का या उस असुंदर वस्तु का सौंदर्य भी बढ़ जाता है। कैसे? इसका उदाहरण देते हैं। जैसे काजल स्वभावतः काला होता है और काला रंग बुरा माना गया है हमारे साहित्य में, तो काला रंग बुरा होता है, काजल का रंग काला होता है। लेकिन यदि सुंदर स्त्री के नेत्रों में काजल लगा दिया जाए तो उसके नेत्रों का सौंदर्य तो बढ़ता ही है, साथ ही काजल का सौंदर्य, काजल का महत्व भी बढ़ जाता है। तो इस उदाहरण के द्वारा वो कह रहे हैं कि आश्रय यानी किसी भी वस्तु को उपयोग में लाने वाला व्यक्ति यदि श्रेष्ठ है, श्रेयस्कर है, तो उसके द्वारा बुरी से बुरी वस्तु भी अगर उचित तरीके से प्रयोग में लाई जाए तो उसका सौंदर्य बढ़ जाता है। इसी तरह से काव्य का दोष भी यदि प्रसंग के अनुकूल प्रयोग में लाया जाए तो वो काव्य का गुण बन जाता है। तो यहाँ पर संकेत है कि किसकी चर्चा की जा रही है? काव्य में औचित्य की चर्चा की जा रही है। दंडी ने काव्य गुण और काव्य दोषों का विवेचन करते हुए काव्य में औचित्य और अनौचित्य के आधार स्पष्ट किए। इसको एक उदाहरण के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे जब हम काव्य गुण पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं दोस्तों की ओज गुण होता है, तो उसमें ट वर्ण के, जो ट वर्ग के जितने भी वर्ण हैं उनका काव्य में प्रयोग अधिक होना चाहिए, क्योंकि वो वर्ग जो है ट वर्ग
वो काव्य में ओज गुण को अभिव्यक्त करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त माना गया है। संयुक्त वर्णों का प्रयोग होना चाहिए क्योंकि वे भी ओज गुण के अनुरूप उपयुक्त माने गए हैं। इसके विपरीत श्रृंगार के लिए जरूरी है क्योंकि वो माधुर्य माधुर्य गुण के अनुरूप कोमल शब्दों का प्रयोग हो, कोमल वर्णों का प्रयोग हो। यदि हम ये गुण है काव्य के, लेकिन यदि हम श्रृंगार के साथ ट वर्ग के वर्णों का प्रयोग करें और ओज के साथ कोमल वर्णों का प्रयोग करें तो ये गुण काव्य के दोष बन जाएंगे, वो उसके रस उत्पत्ति में बाधा उत्पन्न करेंगे। तो इसी तरह के विश्लेषण करते हुए आचार्य दंडी ने क्या औचित्य है काव्य में और क्या अनौचित्य है उसकी चर्चा विस्तार से की। यानी यहां पर भी दंडी ने काव्य गुण और काव्य दोषों के संदर्भ में औचित्य सिद्धांत का सांकेतिक अर्थ प्रस्तुत किया। अब बात आती है रुद्रट की। रुद्रट ने औचित्य शब्द का प्रयोग करते हुए काव्य में औचित्य का ध्यान रखते हुए अनुप्रास वृत्तियों के प्रयोग पर बल दिया। यानी रुद्रट ने औचित्य सिद्धांत की चर्चा किस संदर्भ में की? अनुप्रास अलंकार के संदर्भ में, यानी वर्ण प्रयोग के संदर्भ में। वर्ण प्रयोग, क्योंकि अनुप्रास अलंकार की परिभाषा आप सभी जानते हैं, एक ही वर्ण की एक ही क्रम में एक से अधिक बार आवृत्ति भाषा की अनुप्रासिकता और अलंकार की दृष्टि से अनुप्रास अलंकार कहलाती है। तो रुद्रट ने इस बात पर बल दिया कि यदि अनुप्रास अलंकार प्रसंगानुकूल प्रयोग में न आए तो वो काव्य की रस निष्पत्ति में बाधक बन जाता है। इसलिए जरूरी है कि हम भाषा की अनुप्रासिकता यानी वर्ण वृत्ति का, वर्णों की आवृत्ति का जब भी प्रयोग करें तो उस प्रसंग के में उसके औचित्य की ओर ध्यान अवश्य दें, अन्यथा काव्य नीरस और निर्जीव हो जाएगा। क्योंकि एक ही प्रकार के शब्दों का अगर हम अनुप्रास अलंकार में मान लीजिए क वर्ण की आवृत्ति हो रही है और क वर्ण की आवृत्ति लगातार बार बार हर पंक्ति में करने लगेंगे तो वो काव्य का दोष हो जाएगा और रस निष्पत्ति में बाधक हो जाएगा। तो उसी बात की ओर संकेत किया आचार्य रुद्रट ने कि अनुप्रास वृत्तियों का प्रयोग सौंदर्य में वृद्धि करता है काव्य में, लेकिन यदि हम औचित्य का ध्यान रखे बिना इनका प्रयोग करेंगे तो यही काव्य के दोष बन जाएंगे, यानी रस निष्पत्ति में बाधक बन जाएंगे, काव्य के सौंदर्य के लिए विघातक तत्व बन जाएंगे। आगे चलते हैं। आनंदवर्धन ने अलंकारों के संदर्भ में, गुण के संदर्भ में, संघटना, आपको ध्यान होगा जब हमने रीति संप्रदाय पढ़ा था तो हमने चर्चा की थी कि आनंदवर्धन ने रीति के लिए संघटना शब्द का प्रयोग किया है और उसके अनुरूप उन्होंने असमासा, मध्यम समासा और दीर्घ समासा के रूप में रीति का वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। तो आनंदवर्धन ने अलंकार के संदर्भ में, गुण के संदर्भ में, रीति के संदर्भ में, प्रबंध के संदर्भ में, रस वृत्ति के संदर्भ में रस के औचित्य की चर्चा की। यानी इतने सारे बिंदुओं को, इतने सारे तत्वों को उन्होंने औचित्य में समेटा और उन सब के संदर्भ में औचित्य की चर्चा उन्होंने की। अलंकार का औचित्य इसी में है, उन्होंने लिखा, अलंकार का औचित्य इसी में है कि वह रस और भाव आदि के तात्पर्य का साधन बनकर रहे। अब रस और भाव के तात्पर्य का साधन का मतलब क्या है? जहां जिस प्रकार के भाव की अभिव्यक्ति हो रही है वहां उसी प्रकार के अलंकारों का प्रयोग हो, ये अलंकारों का औचित्य है, ताकि जिस उद्देश्य से कवि काव्य सृजन कर रहा है उस उद्देश्य में उसी के अनुरूप रस की निष्पत्ति में अलंकार सहायक हो और जो भाव जिनको व्यंजित करना चाहता है कवि वो उसी रूप में अभिव्यक्त होकर पाठक, दर्शक या श्रोतागणों तक पहुंचे। अर्थात इसका संक्षेप में अर्थ क्या हुआ कि अलंकार पूरी तरह से सहज रूप में काव्य में प्रयुक्त हो, कहीं भी ऐसा ना लगे कि यहाँ अलंकारों का प्रयोग जबरदस्ती किया गया है। यहाँ अलंकार के बिना भी रस की उत्पत्ति हो सकती थी, यानी काव्य सरस हो सकता था। तो प्रयत्न पूर्वक आरोपित अलंकार कहीं न लगे, पाठक को वो काव्य से अलग न प्रतीत हो, इस तरह से अलंकारों का औचित्यपूर्ण प्रयोग किया जाना चाहिए, ये आनंदवर्धन ने बात कही। इसके बाद गुणों का औचित्य भी इसी में है कि वह रस का धर्म बनकर रहे, यानी काव्य गुण जो हैं 3 गुण
उन 3 गुणों का औचित्य इसी बात में है आनंदवर्धन के अनुसार कि वे काव्य में जिस प्रकार के रस को आधार बनाकर काव्य लिखा जा रहा है उसी रस के सहायक बनकर के काव्य में प्रयुक्त हों। वीर रस है तो वीर रस के सहायक काव्य में उसका सहायक के रूप में ओज गुण की प्रधानता रहे। इसी तरह से जो गुण है, जो मूल कथा वस्तु है, जिस मूल विषय को आधार बना करके काव्य का सृजन किया जा रहा है उसी के अनुरूप काव्य में गुणों का प्रयोग किया जाए। संघटना अर्थात रीति के संदर्भ में 3 वर्ग उन्होंने किए। असमासा, जिसमें बिल्कुल भी समास नहीं होते, छोटे छोटे शब्दों का प्रयोग होता है। मध्यम समासा, यानी जहां पर थोड़े समास होते हैं लेकिन बहुत बड़े नहीं होते, बीच के आकार के होते हैं। और दीर्घ समासा, जहां बड़े बड़े समासों का प्रयोग होता है। इन रीतियों का औचित्यपूर्ण प्रयोग करने पर बल दिया आनंदवर्धन ने और उन्होंने कहा कि माधुर्य आदि गुणों के आश्रित रहकर, आ की मात्रा यहां रह गई है दोस्तों, आश्रित रहकर रसाभिव्यक्ति में सहायक बने। यानी अगर श्रृंगार परक काव्य है तो या तो समास रहित रीति होनी चाहिए या कहीं अगर बहुत ही आवश्यक है तो मध्यम होना चाहिए, दीर्घ समासा नहीं होनी चाहिए पदों की संघटना। इस बात पर आनंदवर्धन ने बल दिया। और यदि ओज गुण प्रधान है तो ओज गुण प्रधान के लिए दीर्घ समासों का प्रयोग आराम से किया जाना चाहिए, यही उनका कहने का मतलब था। आगे चलते हैं। औचित्य के संदर्भ में आनंदवर्धन का निम्न मत उल्लेखनीय है। वे क्या लिखते हैं? वे लिखते हैं अनौचित्याद ऋते नान्यद रसभंगस्य कारणम प्रसिद्ध औचित्य बंधस्तु रसस्योपनिषद परा। इसका अर्थ क्या है? औचित्य के ऋते यानी बिना, औचित्य के बिना नान्यद अन्य कोई नहीं है। क्या नहीं है अन्य कोई? रस भंग का कारण, यानी काव्य में रस का आघातक तत्व या बाधक तत्व, ज्यादा सरल रहेगा, रस के बाधक तत्व कोई भी अन्य नहीं है। यानी काव्य में यदि कहीं भी रस निष्पत्ति में बाधा उत्पन्न होती है तो उसका एकमात्र कारण है औचित्य का प्रयोग न होना, अर्थात अनौचित्य होना। प्रसिद्ध औचित्य बंधस्तु, और ये प्रसिद्ध है कि औचित्य में बंधा हुआ जो काव्य है वो रस निष्पत्ति की दृष्टि से पूर्णतः सफल होता है। इस कथन के द्वारा उन्होंने काव्य में औचित्य के महत्व पर बल दिया। किसने दिया? आनंदवर्धन ने दिया। आनंदवर्धन ने औचित्य के 6 भेद बताए। रसौचित्य यानी रस का औचित्य, यानी रस का कथानक के अनुसार प्रयोग रस का औचित्य है। अलंकारों का भाव और प्रसंग के अनुकूल प्रयोग, कहीं भी अलंकार आरोपित न लगे, ये अलंकारों का औचित्य है। गुणों का कथ्य के भाव के अनुरूप प्रयोग, ये गुणों का औचित्य है। रीति औचित्य यानी जिस प्रकार की विषय वस्तु है, श्रृंगार परक काव्य है तो असमासा रीति, संघटना जिसको कहा आनंदवर्धन ने, ये रीति का औचित्य है। संघटनोचित्य, ये किस प्रकार के शब्दावली का प्रयोग हो, ये इसका औचित्य है। प्रबंधोचित्य, जिस प्रकार के काव्य की रचना की जा रही है उसमें प्रबंध के जो तत्व है, प्रबंध का अर्थ होता है कोई भी किसी भी कथावस्तु पर सर्गबद्ध रचना का निर्माण करना या उसकी रचना करना, तो उसमें प्रबंध के जितने भी सिद्धांत बताए गए हैं उनका उचित रूप में प्रयोग प्रबंधोचित्य है। और रीत्योचित्र 1 2 3 4 5 6, ये दोबारा आ गया है, इसको हटा देंगे। तो इन 6 भेदों की चर्चा की आनंदवर्धन ने, रसौचित्य, अलंकारोचित्य, गुणोचित्य, रीत्योचित्य, संगठनोचित्य और प्रबंधोचित्य। आगे चलते हैं। महिम भट्ट ने काव्य दोष को अनौचित्य कहकर प्रकारांतर से औचित्य के महत्व को स्वीकार किया। इस बिंदु का अर्थ क्या है? इस बिंदु का अर्थ है कि महिम भट्ट एक ऐसे आचार्य हैं जिन्होंने प्रत्यक्ष रूप से औचित्य की चर्चा अपने काव्य में, अपने ग्रंथ में नहीं की, बल्कि काव्य दोषों को अनौचित्य कहकर के संबोधित किया। काव्य दोषों को अनौचित्य कहने से के द्वारा विद्वानों ने यह अनुमान लगाया, ये मत प्रस्तुत किया कि संभवतः वे यहाँ अनौचित्य, काव्य दोषों के लिए अनौचित्य शब्द का प्रयोग कर
काव्य में प्रकारांतर से यानी भिन्न तरीके से, भिन्न शैली में औचित्य के महत्व की स्वीकृति दे रहे हैं। अब बात आती है आचार्य क्षेमेंद्र का औचित्य के विषय में क्या कथन है। क्षेमेंद्र से पहले यानी क्षेमेंद्र का समय हमें भूलना नहीं है 11वीं शताब्दी, यानी क्षेमेंद्र से पहले जब हम कहते हैं यानी 11वीं शताब्दी से पहले काव्यात्मा का संधान यानी खोज, संधान करने वाले 5 काव्य सिद्धांत यानी 5 काव्य सिद्धांतों का प्रतिपादन हो चुका था, जिसमें अलग अलग आचार्यों ने काव्य की आत्मा के रूप में अलग अलग बिंदुओं पर बल दिया था। जैसे रस भरत मुनि ने कहा, अलंकार को काव्य की आत्मा माना भामह ने, रीति को वामन ने काव्य की आत्मा माना, कुंतक ने वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा माना और ध्वनि को काव्य की आत्मा माना आनंदवर्धन ने। तो जब क्षेमेंद्र आए, उनका समय आया, उससे पहले ये 5 सिद्धांत काव्य की आत्मा के रूप में स्थापित हो चुके थे। उन्होंने औचित्य को इनके परिप्रेक्ष्य में, उन्होंने किसने? आचार्य क्षेमेंद्र ने। इन 5 सिद्धांत जो उनसे पहले प्रतिपादित किए जा चुके थे काव्य की आत्मा के रूप में, इनके परिप्रेक्ष्य में यानी इनको ध्यान में रखते हुए, इनके संदर्भ में सिद्धांत नहीं कहा अपने औचित्य सिद्धांत को, बल्कि काव्य के सभी अंगों और अंगी रस को जीवन प्रदान करने वाला बताया। यानी उन्होंने कहा काव्य के जितने भी रस, छंद, अलंकार, गुण आदि जितने भी तत्व हैं, वे सारे तत्व और अंगी यानी काव्य और अंग यानी काव्य के जितने भी तत्व होते हैं जिनसे काव्य का स्वरूप निर्धारित होता है, वो अंग हो गए, और अंगी यानी काव्य, अंगों और अंगी को रस का जीवन प्रदान करने वाला बताया। यानी औचित्य के माध्यम से ये सारे काव्य के जो अंग हैं ये जीवंत बनते हैं और इनसे काव्य सरस होता है। शर्त क्या है? शर्त ये है कि सभी अंगों का, सभी तत्वों का औचित्यपूर्ण प्रयोग होना चाहिए, जिसकी चर्चा हम पहले भी कई बार कर चुके हैं। अब बात आती है औचित्य का अर्थ और स्वरूप क्या है किसकी दृष्टि में। अभी तक हमने जो औचित्य का अर्थ समझा था वो शाब्दिक अर्थ था और साधारण अर्थ था, लेकिन आचार्य क्षेमेंद्र ने औचित्य को किस रूप में प्रतिपादित किया है उसे समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो आचार्य क्षेमेंद्र ने औचित्य की परिभाषा देते हुए लिखा, उचितस्य भावः औचित्य, यानी काव्य में उचित का भाव ही औचित्य है, अर्थात उचित का भाव ही औचित्य है। सामान्य जीवन व्यवहार से लेकर काव्य तक और काव्य के प्रत्येक अंग तक औचित्य का प्रसार है तथा लोक में इसे विवेक के नाम से जाना जाता है। बहुत ही सुंदर बात कही आचार्य क्षेमेंद्र ने। उन्होंने कहा कि औचित्य जो है वो केवल काव्य का विषय नहीं है, बल्कि हमारे निजी जीवन में भी और लोक जीवन में, व्यक्ति के जीवन में और सामाजिक जीवन में भी औचित्य का बहुत ही महत्वपूर्ण बहुत स्थान है। क्योंकि जब हम प्रसंग, समय, परिस्थिति और जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उस व्यक्ति, वो व्यक्ति कौन है, उन सब बातों को ध्यान में रखकर बातचीत करते हैं, इसका मतलब है कि हम जीवन में औचित्य का निर्वाह करते हैं। और जिस व्यक्ति में ये क्षमता है पहचानने की कि किस व्यक्ति के साथ किस संदर्भ में, किस प्रसंग में, किस समय पर किस प्रकार से बातचीत करनी है, इसका मतलब है कि वो मनुष्य विवेकशील मनुष्य माना जाता है। क्योंकि समय के औचित्य को ध्यान में रखने वाला व्यक्ति विवेकवान व्यक्ति होता है। तो उन्होंने कहा कि हमारे सामान्य जीवन व्यवहार से लेकर लोक जीवन तक और काव्य के प्रत्येक अंग तक औचित्य का महत्व है। यानी औचित्य केवल काव्य तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारे व्यक्तिगत जीवन और लोक जीवन तक भी विस्तृत है। यानी काव्य औचित्य को उन्होंने एक व्यापक दृष्टिकोण से देखा। औचित्य का काव्य शास्त्रीय अर्थ क्या है? विविध काव्यांगों, इसे आपको कंठस्थ कर लेना है। औचित्य का काव्य शास्त्रीय अर्थ है विविध अंग काव्यांगों। काव्य के अंग क्या हैं? रस, अलंकार, रीति, ध्वनि आदि का विवेकपूर्ण और मर्यादित प्रयोग ही औचित्य है। यानी काव्य का प्रत्येक अंग संतुलित रूप में, उचित तरीके से, उपयुक्त स्थान पर, उपयुक्त प्रसंग में, उपयुक्त रूप में ही प्रयुक्त किया जाए, वही काव्य शास्त्र में औचित्य है। तात्पर्य है काव्य में जहां
जिस साधन की जिस रूप में जितनी आवश्यकता है उसको उतना ग्रहण और ग्रहीत कर उचित रूप से प्रयोग करना औचित्य है। यानी प्रसंगवश अनुप्रास अलंकार का महत्व है काव्य में, लेकिन यदि उसकी आवश्यकता से अधिक आवृत्ति की जाए, आवश्यकता से अधिक प्रयोग किया जाए तो वो अनौचित्य हो जाएगा, औचित्य नहीं रहेगा। तो इस बात पर भी ध्यान देना है कि जिस साधन की जिस रूप में और जितनी आवश्यकता है उतना ही ग्रहण कर उसका उपयोग करना औचित्य है। औचित्य काव्य की सौंदर्य वृद्धि का आधार है, अर्थात काव्य सौंदर्य का साधन है। यदि सारे तत्वों का, काव्यांगों का उचित रूप में प्रयोग किया जाए तो काव्य का सौंदर्य अप्रतिम हो जाता है, यानी अपने चरम रूप में उभर कर सामने आता है। उचित स्थान पर विन्यस्त वस्तु ही सौंदर्यजनक और ग्राह्य होती है, यानी उचित स्थान पर उचित वस्तु का समन्वय करना, उसकी अभिव्यक्ति करना ही सौंदर्य का प्रमुख आधार है। और आचार्य क्षेमेंद्र इसे एक उदाहरण देकर के स्पष्ट करते हैं। बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण है ये। आचार्य क्षेमेंद्र कहते हैं, कंठे मेखला, कंठ में मेखला, मेखला यानी करधनी जो कि कमर में पहनी जाती है, उसको यदि कोई स्त्री कंठ में धारण कर ले, नितंब फल के तारेण हारेण, और हार जो कि गले में पहना जाता है उसको अपने नितंबों पर धारण कर ले, पाणव नूपुर, नूपुर घुंघरू जो पैरों में पहने जाते हैं उनको पाणव अपने दोनों हाथों में धारण कर ले, और जो केयूर मस्तक पर होता है उसे अपने चरणों में धारण कर ले। तो क्योंकि उचित स्थान पर उचित आभूषण का प्रयोग नहीं किया गया है, इसलिए ये हास्यास्पद स्थिति होगी। न केवल लोग इस स्थिति को देखकर हंसेंगे, बल्कि उसकी आभूषणों के प्रति अज्ञानता का भी बोधक होगी ये स्थिति, यानी विवेकहीनता का भी परिचायक होगी। इसी प्रकार ये तो हुई आभूषणों के अनुचित प्रयोग से उत्पन्न स्थिति। इसी प्रकार कहते हैं क्षेमेंद्र कि शौर्येर प्रणते रिपौ करुणया नायंती किम हास्यताम, कि जो व्यक्ति प्रणते आपकी शरण में आया है उस पर वीरता का प्रदर्शन करना, रिपौ जो शत्रु है उसके प्रति करुणा का व्यवहार करना, क्या हास्य का कारण नहीं है? क्यों? क्योंकि शत्रु के प्रति करुणा का व्यवहार करना हास्यास्पद है, क्योंकि शत्रु किसी भी वक्त धोखा दे सकता है और हमारा इतिहास इस प्रकार के उदाहरणों से भरा पड़ा है। औचित्येन विना रुचिम प्रतनुने नालंकृतिनो कृतिनो गुणा, यानी औचित्य के बिना रुचि यानी अभिरुचि यानी प्रकारांतर से सौंदर्य प्रतनुने विस्तृत नहीं होता, यानी अभिव्यक्त नहीं होता, और ना ही अलंकार यानी सौंदर्य उभर कर सामने आता है और ना ही गुण उभर करके सामने आते हैं। इसके माध्यम से, इन चार पंक्तियों के माध्यम से आचार्य क्षेमेंद्र ने न केवल व्यक्तिगत जीवन में बल्कि काव्य में भी, युद्ध के क्षेत्र में भी औचित्य कितना आवश्यक है इस पर बल दिया है। इसी को हिंदी में समझने की कोशिश करते हैं। हालांकि मैं बहुत सरल शब्दों में समझा चुकी हूं, फिर भी यदि कोई सुंदरी कंठ में मेखला, नितंब पर सुंदर हार, हाथ में नूपुर, चरणों में केयूर पाश धारण कर ले तो उसका अनुचित बर्ताव न केवल उसकी सौंदर्य परक अज्ञता यानी अज्ञानता का द्योतक होगा, प्रत्युत क्षोभजनक भी होगा, यानी दुख का कारण भी होगा, अफसोस का कारण भी होगा। इसी प्रकार शरण में आए किसी प्रणत, प्रणत का मतलब ही होता है शरण में आए हुए, शरण में आए किसी प्रणत व्यक्ति पर वीरता का प्रदर्शन करना अर्थात दंड देना और शत्रु पर करुणा करना सर्वथा अनुचित है। इसी प्रकार अलंकारों, गुणों आदि का सौंदर्य तथा उनकी रोचकता औचित्य पर ही निर्भर करती है, यानी औचित्य के बिना न तो अलंकारों का सौंदर्य उभर कर अभिव्यक्त होता है, न गुणों का, और न ही काव्य का सौंदर्य उभर कर हमारे सामने आता है। आगे चले। वस्तुतः औचित्य कोई सिद्धांत विशेष न होकर एक आचार संहिता है। आचार संहिता क्यों कहा विद्वानों ने इसे? आचार संहिता इसलिए कहा कि केवल काव्य में ही इसका महत्व नहीं है, इसकी प्रासंगिकता केवल काव्य तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हमारे स्वयं के जीवन के लिए भी ये एक बहुत ही अनिवार्य तत्व है, इसलिए इसे आचार संहिता कहा, जिसे कवियों के द्वारा काव्य सृजन के दौरान और जिसे व्यक्ति के द्वारा अपने व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन के दौरान उपयोग में लाया ही जाना चाहिए,
जो हमारे सहज बोध, कॉमन सेंस जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं, हमारे सहज बोध और हमारे लोक व्यवहारिक ज्ञान पर आधारित है, यानी आधारित है। औचित्य के दो स्वरूपों में विश्लेषण किया गया, एक भावात्मक और ये एक अभावात्मक। भावात्मक सौंदर्य क्या है? भावात्मक सौंदर्य है कि औचित्य उचित रूप में जो वस्तु जहां होनी चाहिए, होने के अर्थ में है भावात्मक, और जो वस्तु अनुचित है और उस प्रसंग में नहीं होनी चाहिए वो है अभावात्मक। तो दो रूपों में औचित्य की चर्चा काव्य के संदर्भ में प्रस्तुत की गई है। उपलब्ध वस्तु और उसके साधनों का उचित रूप में विन्यास यानी प्रयोग या प्रयुक्ति औचित्य की भावात्मक स्थिति है, यानी पॉजिटिव स्थिति है। साधनों का अनुचित प्रयोग रोकना औचित्य की अभावात्मक स्थिति है, यानी अलंकार बहुलता, जबरदस्ती अलंकारों को न ठूसना, गलत रीतियों का प्रयोग करना, बड़े समासों को श्रृंगार के चित्रण में इस्तेमाल करना, वो सब क्या है? ये मना किया गया है, तो ये अभावात्मक स्थिति है। तो इस प्रकार भावात्मक और अभावात्मक दो स्वरूपों में इसका विश्लेषण किया गया। क्षेमेंद्र के अनुसार काव्य यद्यपि रस सिद्ध होता है, यानी रस से युक्त होता है, सरस होता है, परंतु उसका स्थिर जीवन औचित्य ही है। स्थिर जीवन यानी प्राण। स्थिर जीवन प्राण क्यों है? क्योंकि हमारे शरीर में, हमारा शरीर तो नष्ट हो जाता है दोस्तों, लेकिन हमारे जो प्राण है, हमारी जो जीवंत शक्ति है, हमारी जो आत्मा है, वो निरंतर विद्यमान रहती है, इसलिए वो क्या है? हमारा स्थिर जीवन है। तो स्थिर जीवन किसको माना आचार्य क्षेमेंद्र ने? औचित्य को। तो इसका अर्थ क्या हुआ? औचित्य को उन्होंने काव्य का प्राण माना। आगे चले। परस्पर उपकारक। परस्पर उपकारक का अर्थ क्या है? एक दूसरे के सहायता से सौंदर्य को अभिव्यक्त करने वाले। परस्पर उपकारक सुंदर शब्दार्थ, यानी जिस शब्द का जहां जिस रूप में, जिस अर्थ में प्रयोग होना चाहिए, उसी रूप में शब्द और अर्थ का प्रयोग हो। शब्दार्थ रूप काव्य के उपमा, उत्प्रेक्षा आदि अलंकार काव्य की बाह्य शोभा बढ़ाने के साधन होने के कारण कटक, कुंडल, केयूर और हार आदि के समान है। इसके द्वारा क्या कहना चाहते हैं आचार्य क्षेमेंद्र? ये कहना चाहते हैं कि अलंकार, उचित शब्दों का प्रयोग, उचित अर्थ का प्रयोग और अलंकार, ये सब काव्य के सौंदर्य को बढ़ाने के बाहरी उपकरण हैं। जैसे कोई भी स्त्री, दो तरह के लोग होते हैं, एक वे जो हृदय से बहुत सात्विक शुद्ध भावों वाले होते हैं, और एक वो जो बाहर से नाटक करते हैं, अभिनय करते हैं अच्छे और श्रेष्ठ होने का, और अंदर से उनका हृदय दूषित मनोवृत्तियों से भरा हुआ होता है। उसी तरह से काव्य में वो जो मूल भाव होता है वो सात्विक भाव है, वो उसके सौंदर्य का मूल आधार है, और उसी सात्विक भाव को बाहरी सौंदर्य प्रदान करने वाले तत्व हैं शब्द और अर्थ का उचित प्रयोग और अलंकारों का प्रयोग आदि। तो जिस तरह से कोई भी स्त्री कटक, कुंडल, केयूर, ये सब आभूषणों के नाम है, इन आभूषणों को धारण कर अपने बाहरी सौंदर्य को बढ़ाती है, उसी तरह से अलंकार और शब्द, सुंदर शब्दों का प्रयोग काव्य के बाहरी सौंदर्य को बढ़ाता है। माधुर्य, ओज आदि गुण सत्यशील आदि के समान आहरणशील गुण है। आहरणशील, ग्रहण करने योग्य। तो अलंकार तो बाहरी सौंदर्य के साधन हो गए, लेकिन जो गुण हैं, माधुर्य, ओज, प्रसाद, ये सब आंतरिक सौंदर्य को बढ़ाने वाले हैं। सत्यशील, जिस प्रकार किसी भी व्यक्ति के आंतरिक व्यक्तित्व के सौंदर्य को बढ़ाते हैं, उसकी सत्यवादिता, उसका सदाचार, उसका शील, उसकी विनम्रता आदि, उसी तरह से माधुर्य और ओज काव्य के आंतरिक सौंदर्य को बढ़ाते हैं। काव्य का दृढ़ अविनाशी जीवन औचित्य ही है, और इसीलिए उन्होंने फिर इस बात पर बल दिए कि काव्य का जो कभी न समाप्त होने वाला जो मूल प्राण है, जो मूल आधार है, वो है औचित्य। उस औचित्य के अभाव में अलंकार गुणयुक्त काव्य भी निर्जीव के समान हो जाता है। कहने का अर्थ क्या हुआ कि अलंकार यद्यपि काव्य के बाहरी सौंदर्य को बढ़ाते हैं और अलंकारों का प्रयोग हो, लेकिन औचित्य नहीं हो, उचित प्रयोग ना हो, तो अलंकारों के गुणों से युक्त काव्य भी निर्जीव हो जाता है। इस कथन के द्वारा क्षेमेंद्र ये स्थापित करना चाहते हैं कि काव्य के प्रत्येक तत्व का उचित और औचित्यपूर्ण प्रयोग ही काव्य की जीवनी शक्ति है, काव्य की प्राण शक्ति है। अब औचित्य के भेदों पर बात करते हैं। काव्य के समस्त अंगों में औचित्य की अनिवार्यता और व्याप्ति का विवेचन कर
क्षेमेंद्र ने इसके 28 भेद किए हैं, यानी औचित्य के कितने भेद किए? क्योंकि उन्होंने संपूर्ण काव्य के अंगों को औचित्य में समाहित कर लिया, तो इसके 28 भेद किए। इनमें काव्य का विषय पक्ष, जिसको सरल शब्दों में कहिए आप भाव पक्ष, और अभिव्यक्ति यानी शिल्प पक्ष, यानी कला पक्ष कहिए आप, कला पक्ष आप सब आराम से समझ सकेंगे। तो भाव पक्ष और कला पक्ष, इन 28 भेदों में सब कुछ शामिल हो गया है। अब क्या है वे 28 तत्व? क्षेमेंद्र के औचित्य सिद्धांत की ग्राह्यता इस तथ्य में है कि औचित्य के विविध विभेदों का विशद विश्लेषण करते हुए उन्होंने रस को सर्वाधिक महत्व दिया, कि हालांकि उन्होंने संपूर्ण अंगों पर बल दिया, लेकिन सबसे ज्यादा महत्व उन्होंने रस को दिया, क्योंकि सरस काव्य होना अपने आप में सबसे बड़ा काव्य का गुण है, क्योंकि उसी के द्वारा रस की निष्पत्ति होती है, साधारणीकरण होता है, और पाठक, दर्शक या श्रोता काव्य के आत्मा के साथ, काव्य के मूल कथ्य के साथ अपना तादात्म्य स्थापित कर पाता है। उन्होंने क्या लिखा? कुर्वन् सर्वाशये व्याप्तम औचित्य रुचिरो रसः, यानी काव्य में औचित्य के व्याप्त होने पर रुचिर यानी आनंद देने वाले रस की उत्पत्ति होती है। कैसे? जैसे मधुमास इव अशोकम करोत्य अंकुरितम मनः, जिस प्रकार मधुमास यानी बसंत ऋतु में प्रकृति इतनी आनंददायक, इतनी सुंदर होती है कि बहुत अधिक शोक में, दुख में, पीड़ा में डूबा हुआ व्यक्ति भी उस सौंदर्य को देखकर एक बार के लिए अपने शोक, अपनी पीड़ा, अपनी चिंता को भूलकर शोक रहित यानी अशोक हो जाता है। अशोक का अर्थ क्या है? शोक रहित होना। तो जिस प्रकार मधुमास में, बसंत में अंकुरित होती हैं, कौन से अंकुर फूटते हैं मन में? आनंद और उल्लास के, अशोक के अंकुर फूटते हैं। उसी तरह से औचित्य के प्रयोग से, प्रत्येक अंग में औचित्य का प्रयोग होने पर रुचिर यानी मन को आह्लादित करने वाला रस काव्य में अभिव्यक्त होता है, व्याप्त होता है। आगे चलें। अर्थात औचित्य से प्रदीप्त रस संपूर्ण सहृदयों के हृदय में व्याप्त होकर इस प्रकार मन को प्रफुल्लित कर देता है, जिस प्रकार बसंत ऋतु में अशोक को अंकुरित करता है। जिस प्रकार मन शोक से, अशोक का मतलब है शोक से रहित होना। काव्य शरीर के प्राणभूत औचित्य के उन्होंने यानी क्षेमेंद्र ने 28 भेद किए, जिनकी चर्चा हम पहले भी कर चुके। अब क्या है वो 28 भेद? इसमें आप देखेंगे कि शब्द वर्ण से लेकर के और प्रबंधत्व तक, भाव पक्ष से लेकर कला पक्ष तक, सारे के सारे काव्य के तत्वों को समाहित कर लिया है आचार्य क्षेमेंद्र ने। पद, पद क्या होता है? मैं कई बार बता चुकी हूं, कोई भी शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होता है तो वो पद कहलाता है, यानी पदों का उचित प्रयोग, पदों से बनने वाले वाक्य का उचित प्रयोग। प्रबंध यानी जो महाकाव्य जिसकी रचना की जा रही है उसके सभी तत्वों का औचित्यपूर्ण प्रयोग। काव्य के जो 3 गुण हैं उनका औचित्यपूर्ण प्रयोग। अलंकारों का औचित्यपूर्ण प्रयोग। रस, क्रिया, कारक, लिंग, वचन, विशेषण, उपसर्ग, काल, निपात, इन सब का औचित्यपूर्ण प्रयोग होना चाहिए। अगर किसी का भी अनुचित, अप्रासंगिक प्रयोग होगा तो काव्य के रस की में बाधा उत्पन्न होगी, क्योंकि अनौचित्य ही काव्य में रस की बाधा उत्पन्न करने वाला एकमात्र तत्व माना गया है आचार्य क्षेमेंद्र के द्वारा। निपात क्या होता है? जो बच्चे नहीं जानते वो समझ लें कि वाक्य में जब कभी भी हम किसी बात पर बल देने के लिए ही, भी जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो वो निपात होता है। नहीं नहीं, तुम नहीं जाओगे, मैं ही जाऊंगा वहां, तो ही यानी अपने जाने पर बल देने के लिए ही शब्द का इस्तेमाल हुआ, इसलिए ये ही क्या है? निपात है। तो निपात का प्रासंगिक प्रयोग, देश यानी जो कथा वस्तु है उसके अनुरूप स्थान का प्रयोग, पात्रों के जो वंश हैं उनका भी कथा के अनुरूप प्रयोग, व्रत यानी सदाचार, संकल्प, आचरण के जो नियम हैं वो पूरी तरह से प्रयोग, अच्छा प्रयोग, तत्व यानी जीवन के विभिन्न जो तत्व हैं उनका संतुलित प्रयोग, सत्व यानी सात्विक भाव, अभिप्राय यानी अर्थ को स्पष्ट रूप से अभिव्यंजित करना, जो कवि अभिव्यंजित करना चाहता है उसी रूप में उसका उचित रूप में अभिव्यक्ति, स्वभाव आप सभी जानते हैं, पात्रों का स्वभाव, सार संग्रह जो मूल भाव है कथानक का या काव्य का
उस मूल भाव की अभिव्यक्ति प्रभावशाली ढंग से हो। प्रतिभा की अभिव्यक्ति, अवस्था, प्रत्येक पड़ाव जो कथा वस्तु का है उसका भी औचित्यपूर्ण प्रयोग, कवि का जो विचार है उसकी भी सहज औचित्यपूर्ण अभिव्यक्ति, नामकरण श्रेष्ठ औचित्यपूर्ण, आशीर्वाद, आशीर्वाद का अर्थ है कल्याणकारी भाव, और अन्य जितने भी काव्य के अंग हैं जो इनमें नहीं समाहित हुए हों उनके लिए एक वर्ग आचार्य क्षेमेंद्र ने बना दिया, अन्य विविध अंग। इन सब में औचित्य का निर्वाह किया जाना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि तभी कोई भी काव्य श्रेष्ठ, प्रभावशाली और उत्कृष्ट कोटि का बन सकता है। अब ये जितने भी 28 भेद उन्होंने बताए उनको इन्होंने इन श्रेणियों में विभाजित कर और अधिक स्पष्ट करने की कोशिश की है। शब्द संबंधी औचित्य में उन्होंने क्या क्या स्वीकार किया है? पद, वाक्य, क्रिया, कारक, लिंग, वचन, विशेषण, उपसर्ग और निपात, इनको शब्द संबंधी औचित्य के अंतर्गत स्वीकार किया है, और इनको भाषा संबंधी औचित्य भी कहा जाता है, क्योंकि ये सभी भाषा के अंग हैं। इसके बाद उन्होंने दूसरे बिंदु के अंतर्गत उन औचित्य के उन तत्वों को लिया है जो काव्य शास्त्र से संबंधित है, जैसे प्रबंध, गुण, अलंकार, रस, सार संग्रह, तत्व, आशीर्वाद और अन्य विविध अंग। इन सबको उन्होंने काव्य शास्त्रीय तत्व संबंधी औचित्य के अंतर्गत स्वीकार किया है, जिन्हें उनकी दृष्टि में क्या कहा जाता है? शैली संबंधी औचित्य भी कहा जाता है, क्योंकि ये सभी मिलकर के काव्य के कलात्मक सौंदर्य को, भावात्मक सौंदर्य को अधिक प्रभावशाली बनाते हैं, अधिक निखारते हैं। विषय हो गया मूल भाव, और अन्य सब को शैली संबंधी औचित्य कहा गया है। अब है परिस्थिति संबंधी औचित्य। परिस्थिति यानी जिस कथानक का वर्णन काव्य में किया जा रहा है उसकी परिस्थिति, उसका स्थान, उन सबका औचित्य होना भी जरूरी है। तो काल यानी समय, देश, कुल, राजपद, जिस कुल का है नायक और नायिका और अन्य पात्र, उस कुल का औचित्य होना चाहिए, और अवस्था का औचित्य यानी जिस भी किसी भी स्थिति, अवस्था या प्रसंग का चित्रण किया जा रहा है वो औचित्यपूर्ण होना चाहिए। इसको शामिल किया आचार्य क्षेमेंद्र ने परिस्थिति संबंधी औचित्य में। इसके बाद बात आती है चरित्र संबंधी औचित्य, यानी जिन पात्रों को रखा गया है काव्य में उन सबका चरित्र संबंधी औचित्य भी प्रसंग के अनुकूल होना चाहिए, यानी व्रत यानी आचरण जो है उनका वो अधिक प्रभावशाली और प्रगतिशील होना चाहिए, प्रासंगिक होना चाहिए, उसके तत्व कथानक के अनुकूल होने चाहिए, उनकी जो गतिविधियां हैं उनके द्वारा जो तथ्य स्पष्ट हो रहा है, जो संकेत पाठक को मिले, वे काव्य के उद्देश्य से समायोजन होने चाहिए, समायोजित होने चाहिए, यानी उसके अनुकूल होने चाहिए। उनका स्वभाव, उनकी प्रतिभा, उनके विचार और उनके नाम भी कथानक, प्रसंग और स्थिति के अनुरूप होने चाहिए, और ये सब अंग हैं क्षेमेंद्र के अनुसार चरित्र संबंधी औचित्य के। आचार्य क्षेमेंद्र की विशिष्टता इसमें है कि उन्होंने इसका प्रसार काव्य के सभी अंगों और अंगी रस तक करते हुए इसे जीवन प्रदान करने वाला बताया। जैसा कि हमने पढ़ा दोस्तों कि काव्य के प्रत्येक अंग को, यानी पद से लेकर के प्रबंध तक और यहां तक कि लोक जीवन में, सदाचार में, सब में व्याप्त उन्होंने औचित्य को माना, और औचित्य का उनकी दृष्टि में न केवल व्यक्तिगत, न केवल सामाजिक, बल्कि काव्य के क्षेत्र में भी पर्याप्त महत्व है। औचित्य का किसी सिद्धांत, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, अभी तक जितने भी सिद्धांत हमने पढ़े हैं उन सभी पर किसी न किसी रूप में अन्य आचार्यों द्वारा आक्षेप, प्रत्यारोप लगाए गए हैं, लेकिन औचित्य का अपने मूल रूप में किसी भी सिद्धांत, किसी भी संप्रदाय से कोई विरोध नहीं है। स्पष्ट रूप में क्षेमेंद्र ने पूर्व प्रतिष्ठित काव्य सिद्धांतों में किसी प्रकार की वृद्धि का आग्रह नहीं किया, बल्कि उन्होंने जो पूर्व परंपरा चली आ रही थी उसी को व्यवस्थित रूप प्रदान कर विश्लेषित करने का प्रयत्न किया, और इसी का फल है औचित्य का सिद्धांत, जिसको उन्होंने एक महत्वपूर्ण सिद्धांत के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया। औचित्य का योगदान किस दृष्टि से है? औचित्य का योगदान काव्य में इस दृष्टि से है कि इसमें अलंकार, रीति, वक्रोक्ति आदि जितनी भी चमत्कार उत्पन्न कर, काव्य में चमत्कार उत्पन्न करने वाली जो प्रवृत्तियां हैं उन प्रवृत्तियों को नियंत्रित रूप में प्रयुक्त करने की बात पर बल दिया गया है,
ताकि काव्य सहज, स्वाभाविक और भावपूर्ण बन सके। क्योंकि सहज, स्वाभाविक और भावपूर्ण काव्य ही पाठकों के हृदय में अपनी जगह बना सकता है, उनमें आनंद का संचार कर सकता है। इस दृष्टि से देखा जाए तो आचार्य क्षेमेंद्र का औचित्य सिद्धांत का जो महत्व है वो सभी प्रकार के विवादों से परे है। तो दोस्तों, ये हुआ हमारा आज का सत्र, जिसमें हमने औचित्य सिद्धांत पर विस्तृत चर्चा की। उम्मीद करती हूं कि औचित्य सिद्धांत से संबंधित सभी प्रकार की शंकाएं आपकी दूर हो गई होंगी। अगले सत्र के इंतजार में रहिए। नमस्कार।